पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पहले हम कहते थे कि शायद 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद ज़ियाबतीस का शिकार होते हैं, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि हर उम्र के अफराद, चाहे वो मासूम बच्चा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, 10, 12 या 20 के कोई भी उम्र का बच्चा है और बड़े बुजुर्ग भी, वो ज़ियाबतीस में मुब्तला हो रहे हैं। ज़ियाबतीस होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, और इसको ये भी कहा जाता है कि ये खामोश किलर है, यानी खामोशी के साथ आता है और अपने असरात दिखाकर गायब हो जाता है। इससे कैसे पता चलता है, इसकी अलामात क्या हैं? इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर सदीक हैं और उनसे हम जानते हैं कि ज़ियाबतीस है क्या, इससे बचा कैसे जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया और एक बहुत अच्छा मौजू जिसके बारे में पाकिस्तानी कहे कि हर दूसरा शायद शख्स इस ज़ियाबतीस में मुब्तला हो चुका है, तो हमें बताएं कि है क्या, होता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। जो डायबिटीज़ है, दिस इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीज़, तमाम बीमारियों की माँ है। इसी से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में नंबर 3 के ऊपर है प्रेवलेंस वाइज शुगर में। चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे पर, पाकिस्तान तीसरे पे। अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे था और ये बढ़ के अब आ गया है तीसरे नंबर पे। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों तीसरे नंबर पे हम आ गए हैं? टोबैको का यूज़ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो जंक फूड्स का इस्तेमाल है, हमारी एनवायरनमेंट है, ये तमाम, और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो शुगर का मर्ज़ है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एक फैक्टर जिसको अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया, वो जो हमारी फूड है, उस फूड के अंदर अडल्ट्रेशन है। केमिकल का यूज़ बेतहाशा हो गया है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बेतहाशा हो गया है, और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन पूरी तरह काम नहीं कर पा रही होती, इसके जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो डायबिटीज़ है, इसका इलाज बड़े अरसे से डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट प्रिपरेशंस में अवेलेबल है, लेकिन रिसेंट एरिया में कुछ नई दवाइयाँ भी आई हैं, लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में टेप्लीज़ुमैब जो है उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, चूँकि उसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है पर मंथ। और इसी तरह जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ में दुनिया में स्टेम सेल ट्रीटमेंट आना शुरू हो गई है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो नई ट्रीटमेंट्स है जो कि 2025 में अवेलेबल होगी, इम्यूनोथेरेपी होगी, जो कि यूके डायबिटिक जो फेडरेशन है उस पर काम कर रही है, जिसके बाद शायद जो शुगर का मर्ज़ है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनमें लफ्ज़ क्योर यूज़ किया जा सके। लेकिन हमें अपने सर्कमस्टांसिस में देखना है कि हमारे मरीज़, वो मरीज़ जिन्हें अचानक वज़न कम होना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे बच्चों में, यंग एज में, जिन्हें भूख लगना कम होना शुरू हो जाए, उनमें बीमारियाँ, इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएँ, तो ऐसे जो बच्चे जो कि 15 साल से कम है, इनमें टाइप 1 डायबिटीज़ का चांस होता है, इन्हें टेस्ट करवाना चाहिए। और जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो बड़े लोग हैं, उनमें पेशाब का ज़्यादा आना, ख़ास तौर पे रात पेशाब के लिए बार बार उठना, उनमें जो है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देना, भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाना। कुछ मरीज़ों में टाइप 2 डायबिटिक्स में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और कुछ में कम होना शुरू हो जाता है। तो वज़न में तब्दीली का होना, इन लोगों को भी अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर हम प्रेवलेंस देखें तो 26.7% वर्ल्ड डायबिटिक फेडरेशन ने 1922 की हमारी प्रेवलेंस दी है। अब उस प्रेवलेंस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मेरे हिसाब से हर इंसान को 6 माह बाद अपने शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि उसका शुगर का क्या स्टेटस है। अगर उसे शुगर हो गई है तो उसे कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, उसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। हमें वॉक हर सूरत में आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। एटलीस्ट हमें 150 मिनट एक हफ्ते में वॉक करनी चाहिए। हमें जो प्योरीफाइड फूड्स हैं जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसको अवॉइड करना चाहिए। टोबैको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वज़न को कम करना चाहिए। और फिर वो मरीज़ जिनका इन डाइटरी लाइफस्टाइल को चेंज करने और डाइटरी मॉडिफिकेशन के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं होती, उन्हें अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, ताकि डॉक्टर उनकी शुगर के टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें बता सके उनके मर्ज़ के बारे में और उनके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अच्छा, उन टेस्टों के नाम हमें बताएं ताकि सुनने वाले वो अपने नॉलेज के अलावा भी जाके टेस्ट करवा सकें, उनको पता हो कि बॉडी में शुगर लेवल की क्या सूरत हाल है। अमूमन लोग रोज़ाना ग्लूकोमीटर से, कुछ लोग चेक करते हैं और कुछ लोग नहीं चेक करते। ग्लूकोमीटर से शुगर को चेक करना कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर वो लोग जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शुगर उनको पता होगा कि बॉडी में कितनी, उस हिसाब से वो उतने यूनिट शुगर के लगा सकते हैं ना। अमूमन देखने में आता है कि शुगर लेवल बॉडी के अंदर कम होता है और वो यूनिट ज़्यादा लगाते हैं। उससे क्या होता है कि शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है और बीपी भी डाउन हो जाता है, जिससे अक्सर औकात हम सुनते भी हैं कि मरीज की इनका इंतकाल हो गया। तो वो लोग जिन्हें शुगर नहीं है
उन्हें तो रोज़ाना शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अगर जिनमें सिम्टम्स आ जाते हैं, वज़न कम हो रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, इन्फेक्शन बार बार हो रही हैं, उन लोगों को तो शुगर अपनी एट रैंडम चेक करनी चाहिए, फास्टिंग चेक करनी चाहिए। और ये कितनी अर्से बात करनी चाहिए? जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें 6 माह से साल के दौरान एक दफ़ा अपना रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए, वो लोग जो कि 40 साल से ऊपर की एज के हैं। जो 40 साल से कम एज के लोग हैं उनमें अगर अलामत होती है तो फिर उसको अकॉर्डिंगली करवाना चाहिए। जिन लोगों को शुगर है, जो शुगर वाले मरीज़ हैं, अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल में नहीं है और हमें उसकी डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर तो दिन में 4 बार शुगर को चेक करना पड़ेगा मिनिमम। नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, रात खाने से पहले और रात खाने के 2 घंटे बाद। और अगर शुगर अच्छी कंट्रोल हो गई है तो फिर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बारी 7 डेज़ में किसी भी 3 से 4, किसी टाइम फास्टिंग चेक कर लें, किसी टाइम नाश्ते से 2 घंटे बाद, किसी दिन रात खाने से पहले और किसी दिन रात खाने के 2 घंटे बाद। और उसको रिकॉर्ड को बनाएं, कागज़ पे लिखें, ताकि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने मॉलिज के पास जाएं, तो वो देख सके कि आपके शुगर का क्या पैटर्न चल रहा है। वो लोग जिनका बॉर्डर लाइन शुगर, मतलब हमें फास्टिंग चाहिए होती है 100 से कम, और हमें 2 घंटे बाद 140 से कम होनी चाहिए शुगर। अगर एक शख्स है जिसकी शुगर 100 से ऊपर आ गई है और वो 125 के अंदर अंदर है, तो फिर एक और टेस्ट हो सकता है हीमोग्लोबिन A1C। उसको हीमोग्लोबिन A1C करवाना चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या उसे शुगर है या नहीं है। जिन लोगों को शुगर हो जाती है तो उन्हें अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी करवाना होता है, उन्हें अपने गुर्दों के टेस्ट करवाने होते हैं, यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो के गुर्दे इन्वॉल्व तो नहीं हो गए। उन्हें आंखों वाले डॉक्टर के पास जाके फंडोस्कोपी करवानी होती है कि आंखों का पर्दा तो मुतासिर नहीं हो गया। जिन लोगों में शुगर होती है उनमें चिकनाइयों की मिकदार को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करना पड़ता है, ज़्यादा नीचे लेकर आना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इनमें जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और लेवल को भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। इनमें खून पतला करने वाली दवाई भी देनी पड़ेगी, लोप्रिन या एस्प्रिन, और इसके साथ साथ उन्हें शुगर की दवाई भी इस्तेमाल करनी है। कि वो फल जिसमें कुदरती तौर पे मिठास है वो शुगर के पेशेंट खा सकते हैं, जबकि शुगर इंसुलिन जिस्म में उस सूरत में बनना शुरू होती है कि जब आप ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो जो कुदरती तौर पे मिठास है, अगर जैसे केले के अंदर तो बहुत ज़्यादा मिठास होती है, अगर सेब का देखा जाए तो एक शुगर का पेशेंट एक सेब खा लेता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में शुगर लेवल तो कहाँ से पहुँच जाता है। लेकिन अमूमन देखने में आता है कि हमारे माहिरी डॉक्टर्स जो माहिरीन होते हैं वो खुद ही मशवरा दे देते हैं कि जी आप एक सेब खा लें, हालांकि जब बॉडी में शुगर लेवल इतना बढ़ जाना है तो आप सेब का मशवरा क्यों देते हैं। तो इंडेक्स है किसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर हम बात करें मैंगो की तो मैंगो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अंगूर की बात करें तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हम आलू बुखारा की बात करें तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, केला में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फल हैं अगर वो इस्तेमाल करेंगे, शुगर का मरीज इस्तेमाल करेगा तो शुगर बढ़ेगी। अगर वो फल इस्तेमाल करना चाह रहा है तो फिर उसको अपनी जो डाइट वो ले रहा है, जो खाना ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी डाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी प्लेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। फल साथ शामिल हुआ तो एक्चुअली टोटल कैलोरीज इनटेक कंट्रोल करना है। एक शख्स है जो कि ऑफिस वर्कर है, ऑफिस वर्कर को सारा दिन में 800 से लेकर 1000 कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर उसने 2 केले इस्तेमाल कर लिया तो एक केला ऑन एन एवरेज 110 कैलोरीज का है, तो 220 कैलोरीज तो उसकी हो गई हैं, उसके नाश्ते के बराबर हो गई हैं। अगर वो 2 केले खाने के बाद नाश्ता भी कर लेगा तो उसकी शुगर, उसके नॉर्मल जो कंट्रोल लेवल उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ फल हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, जिनमें खरबूजा है, जिनमें गर्मा सरदा है, इवन सेब भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। जो शुगर का मरीज़ है वो एक छोटा सेब इस्तेमाल कर सकता है। तो हमें देखना ये है कि वो टोटल कैलोरीज कितने ले रहा है, क्या वो अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है या वो अपनी रोटी भी खाता जा रहा है, साथ फल भी खाता जा रहा है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, तो ऐसे मरीज़ की शुगर ख़राब होगी। तो हमें टोटल कैलोरीज को मद्देनजर रखना है फलों का इस्तेमाल करते हुए। उंगलियों पे या हाथ पे कोई चोट भी आ जाती है और शुगर के मरीज वो उनका जख्म बन जाता है, जख्म से बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं और बाजुकात उंगली या पाँव की उंगली या हाथ की उंगली या हाथ बाजुकात काटना पड़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को बताएंगे आप कि वो किस तरह अपने हाथ की, पाँव की उंगलियों की और नाखूनों की सफाई कर सकते हैं। अच्छा, फुट एंड हैंड केयर जो शुगर के मरीजों में एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। हमने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जो हमारा डायबिटिक क्लिनिक है उसमें हमने फुट सेंटर बनाया हुआ है। अब जो शुगर के मरीज़ हैं जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है और वो ज़्यादा लंबे अरसे से अनकंट्रोल्ड है, इन लोगों में मायोपैथी और न्यूरोपैथी का एलिमेंट हो जाता है। इनके हाथ पांव सोना शुरू कर देते हैं, इवन जूता उतर जाए तो उन्हें पता नहीं चलता। अगर हाथ गर्म चीज़ पे भी लग जाए न्यूरोपैथी की, उन्हें पता नहीं चल पाता। तो ऐसे मरीज़ जिनमें न्यूरोपैथी का एलिमेंट स्टैब्लिश हो गया है, ऐसे मरीज़ों को अपने नाखून काटते हुए या पाँव के या हाथ के नाखून काटते हुए उन्हें एहतियात करनी है। उन्हें किसी ऐसे शख्स को साथ इन्वॉल्व करना है जो कि देख सके कि ये नाखून जो काटे इसके साथ स्किन तो साथ डैमेज नहीं हो गई।
या जो जिस जगह के ऊपर वो बैठा है उसका टेम्परेचर कैसा है। अक्सर सर्दियों में लोग हीटर यूज़ कर रहे होते हैं और वो इतना हीटर के करीब होते हैं कि उन्हें टेम्परेचर का पता नहीं चल पा रहा होता न्यूरोपैथी की वजह से। तो साथ घर वाले हैं जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उन्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पेशेंट है वो अपने पाँव को बर्न ना कर ले, हाथ को बर्न ना कर ले, या नाखून काटते हुए हाथ या पाँव के अपने साथ एसोसिएटेड स्किन को इंजर ना कर ले। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो डायबिटिक एंड फूड क्लिनिक बने हुए हैं डिफरेंट डायबिटिक सेंटर्स में, डिफरेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे मरीज़ को जाके एक बार ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए कि मुझे अपने पाँव का और हाथों का कैसे ख्याल रखना है। लोग जिन्हें शुगर हो चुकी भी है और शुगर होने के बाद उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से क्या एहतियात करनी है, क्या खाना है और किस लिहाज से क्या चीज़ों की केयर करनी है, अगर वो डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद उन्हें यकीनन ये बात समझ आ गई है तो वो इस पे अमल दरामद करें। शुगर लाइलाज मर्ज नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर आप एहतियात कर लें, मतवाजन खुराक कर लें, जिस्मानी वर्जिश कर लें तो आप बिल्कुल आम सेहतमंद अफराद की तरह सेहतमंद रह सकते हैं।